इतना तो याद हो गया होगा। मैट्रिक इंटर दोनों के लिए बहुत अहम है। आज किन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? मिर्जा गालिब के बारे में। गालिब बहुत बड़े शायर भी हैं और बहुत बड़े नस्र निगार भी है। नस्र निगार कहते हैं, उन्होंने नस्र में भी बहुत कुछ लिखा। गालिब के खतूत इसकी एक अच्छी मिसाल है। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में जो कुछ अभी बताएंगे अभी आपको याद हो जाना चाहिए, और एक एक आदमी से पूछेंगे, सुन लीजिए, किसी से भी पूछ सकते हैं। 1797 1797 कितना आसान है। सबसे छोटा अंक है 1, सबसे बड़ा अंक है 9, है ना। एक साथ है ना, आप लोग बैठे हुए ना एक साथ, तो 1 7 9 7 इतना आसान है याद करना। 1 7 9 7, हाँ 9 7, ठीक है। 1 7 9 7। एक आदमी कहेगा कि 1 7 चलो, बोले 9 7 9 7 नहीं जाएंगे एक साथ, अकेले जाओ। कितना आसान है, 1 7 9 7। और इसको याद करने का ट्रिक ये है कि ये सब 3 से कट रहा है। 3 छक्के, 3 दूना, 3 इकाई, 3 तिहाई 9। कितना आसान है ये। 1869 में इंतकाल हुआ, 1797 में पैदाइश हुई। गालिब उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नाम है। गालिब के पहले भी बहुत सारे लोगों ने शायरी की, मीर है और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मकाम गालिब को मिला वो किसी और को नहीं मिला। जाहिर सी बात है, देखा होगा आपने कि 200 साल पहले की बात हो रही है ना, 200 से ज्यादा ही हो रही है। फिर भी जब हम आज गालिब की शायरी को पढ़ते हैं, गालिब की गजलों को पढ़ते हैं, तो लगता है कि जैसे कल परसों किसी ने इसको लिख दिया हो। यानी गालिब का कलाम आज तक पुराना नहीं हुआ। मीर का कलाम पुराना हो गया, वली दक्कनी का कलाम पुराना हो गया, पढ़ना है इंटर में, लेकिन गालिब का जो भी लिखा हुआ है आज भी उसी तरह राज है, एक भी लफ्ज पुराना नहीं हुआ। अब कहते हैं कि लफ्ज पुराने कैसे हो जाते हैं, तो मीर की गजल का एक मिसरा है, ये एक शेर है, इसको मक्ता कहेंगे। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। ये टुक क्या होता है? टुक सुने आप लोग? पुरानी उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर कोई मीर की गजल को पढ़े तो लोग कह देंगे कि ये पुरानी शायरी है, लेकिन गालिब की गजल को आज भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल नई शायरी। ये कमाल है गालिब का। गालिब ने अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे। जब आगे जानेंगे गालिब के बारे में तो अच्छा भी लगेगा आपको। अब देखते हैं गालिब के वालिद का नाम। कैसे याद करेंगे गालिब के वालिद का नाम? हमारे लिए सबसे बड़ी हस्ती कौन है दुनिया में अल्लाह के बाद? अल्लाह, हाँ, कौन है? अल्लाह के बाद हम सबसे अधिक किनको मानते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अल्लाह के बाद किनको मानते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हाँ, बिल्कुल सही, अब्दुल्ला। गालिब के वालिद का भी नाम है अब्दुल्ला, लेकिन बेग लगा देंगे यहाँ पर। अब बेग पढ़ेंगे, इसको बैग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा हटा दें, अब्दुल्ला बेग, इतना काम चलेगा। वालदा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा। गालिब साहब की इज्जत है ये। माँ, जब माँ ऐसी होती है तो बेटा भी ऐसा होता है। इज्जतुन्निसा ये इसलिए कहा कि आप देखिएगा, सर सैयद की माँ का नाम क्या है? अजीजुन्निसा। और गालिब की माँ का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा। निशा है ना। आप देखिएगा, जिस तरह बे होता है उसी तरह ते होता है कि नहीं होता है?
जिस तरह बे है उसी खानदान का ते है, तो गालिब की माँ इज्जतुन्निसा। और अजीजुन्निसा क्या है, यहाँ पर सर देख रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह रे है उस तरह जे है कि नहीं है? तो कंफ्यूज नहीं ना होंगे कभी। इज्जतुन्निसा गालिब की माँ है या सर सैयद की माँ है? गालिब की माँ है। और अजीजुन्निसा सर सैयद की माँ है या गालिब की है? सर सैयद की। ये सब ट्रिक बता रहे हैं आपको ताकि आप याद रखेंगे। इज्जतुन्निसा बेगम। अच्छा, कुछ नाम और याद कर ले। अरबी में एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, सुना है? लिखा हुआ रहता है घर पे। नस्र माने होता है मदद करना, नस्र माने उसी से बनता है नासिर। नाम सुने ना किसी का नासिर? तो अगर नाम रख दिया जाए नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। ये गालिब साहब के चचा हैं। गालिब साहब जब यतीम हो गए तो उनकी मदद किसने की? जिनका नाम मदद है। नाम ही मदद ना है, नस्र को उर्दू में क्या कहेंगे? मदद कहेंगे। तो नाम ही इनका मदद है, तो नसरुल्लाह साहब ने इनकी मदद की। लेकिन अब याद रखना है कि बाप के नाम के सामने बेग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बेग। ठीक है, समझ में आ रही बात? पहले हम इसको नोट करवा दे रहे हैं, फिर हम इसको हटा भी देंगे। अब बात होती है अहलिया की। अहलिया किसको कहते हैं? बीवी को। उमराव बेगम, उमराव जान एक फिल्म आई थी, इसी से जुड़ा हुआ है उमराव बेगम। उमराव जान अभी फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, अभिषेक बच्चन की फिल्म है। उमराव बेगम इनकी अहलिया का नाम है, यानी इनकी बीवी का नाम है। कोई बाल बच्चा नहीं है गालिब के पास, बाल बच्चे थे लेकिन इंतकाल कर गया, कोई नहीं बचा। ये दर्द, ये दुख इन्होंने झेला है, तो इनकी गज़लों में भी ये सब देखने को मिलता है। अब हम कुछ बचा कि नहीं? हाँ बचा। इनकी किताबें हैं, 2 किताबें आपको पढ़नी है। अगर फतूत की किताबों के बारे में बात करें तो फतूत की किताबें हैं 2। एक का नाम है उर्दे हिंदी और दूसरे का नाम है उर्दू मुअल्ला। उर्दे हिंदी और उर्दू मुअल्ला। ठीक है। गालिब ने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी? वालेकुम सलाम। जगह नहीं है, आप एकदम सही वक्त पर आ पाए हैं। बिल्कुल सही वक्त है। 50 में आ रहे हैं, 250 में। हम ही लोग थोड़ा सा पहले आ गए थे क्या? वो जगह है वहां पर। हाँ, इनसे सीखिएगा, थोड़ा सीखा कीजिए। जिंदगी कहाँ गुजारी इन्होंने? दिल्ली में। पैदा कहाँ हुए? आगरा में। इंतकाल भी दिल्ली में हुआ इनका, इंतकाल लिखा हुआ है। चलिए अब शुरू से हम लोग सुनते हैं गालिब के बारे में, और अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, क्योंकि एक चीज इसमें नहीं लिखा है, उसको जोड़ जाड़ के हम लोग पूरा करेंगे। कुछ बचा हुआ है उसको जोड़ के हम लोग पूरा करेंगे। तो वो चीज क्या है? तो चलिए शुरू किया जाए। गालिब उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। गालिब ने उर्दू के लिए जो किया है वो और लोग नहीं करते। उर्दू को गालिब ने जो कुछ दिया वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उर्दू में गालिब की गजलें मौजूद हैं। बहुत सारी गजलें, बहुत सारे अशार, सब लोग को ज़बानी भी याद होते हैं। पता नहीं आप लोग बोलते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये मिसरा गालिब का ही है कि एक ढूंढो हजार मिलते हैं। कभी बोलते हैं ना, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे मिसरे हैं जो गालिब के हैं और हम लोग बोलते हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब अपनी नानीहाल में, कहाँ पैदा हुए थे? नानीहाल में, जो नानीहाल आगरा में था, आगरा में पैदा हुए। ठीक है, मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद अब्दुल्ला बेग
फौज में मुलाजिम थे, फौज में थे। और जब गालिब की उम्र सिर्फ 5 साल की थी कि इनके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, फौज में कहीं मारे गए, सिर्फ 5 साल के थे। तो अब बताइए कि गालिब जब यतीम हुए तो गालिब कितने साल के रहे होंगे? गालिब 5 साल के रहे होंगे। कौन सा साल रहा होगा वो? 1802 में। बिल्कुल सही, वो 1802 में। गालिब यतीम कब हुए? 1802 में, क्योंकि 5 साल के थे कि वालिद मारे गए तो ये यतीम हो गए। तो इनकी देखभाल, इनकी सरपरस्ती इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की। नसरुल्लाह बेग जो इनके चचा हैं, इन्होंने गालिब की देखभाल शुरू कर दी। गालिब नानिहाल में ही रहे, नानिहाल का ही माहौल मिला, और आगरा बहुत अच्छी जगह है, मीर भी वहीं पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पैदा हुए हैं। ताजमहल के नाम से हम लोग जानते हैं, आगरा का नाम आता है तो जहन में ताजमहल आ जाता है। तो इन्होंने अपनी जिंदगी वहीं गुजारी। जब गालिब साहब सिर्फ 13 साल के थे तो इनकी शादी इलाही बख्श खान की पोती उमराव बेगम से हो गई। इलाही बख्श खान को हटा दीजिए, सवाल नहीं आता, ये हम बोल दिए, ठीक है। किससे शादी हुई? उमराव बेगम से। कितने साल के थे गालिब साहब? 13 साल के। अब जब शादी हुई तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। पहले तो अकेला अकेला तो कुत्ता भी पेट भर लेता है, होता कि नहीं होता? कहीं घूम घाम के चलाया बस। लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तब इंसान के अंदर शऊर जागता है, अक्ल बढ़ती है। अब क्या करना होगा? तो तलाशे माश यानी कमाई के लिए, कमाई के चक्कर में उन्होंने आगरा को छोड़ा और दिल्ली चले आए। दिल्ली में आने के बाद इन्होंने अपनी सारी जिंदगी दिल्ली में गुजारी। बीच में एक बार वो कलकत्ता भी गए थे पेंशन के सिलसिले में। कलकत्ता से जब वापस आए फिर सारी जिंदगी इन्होंने दिल्ली में ही गुजारी। किताब में आपको इतना ही दिया हुआ है, लेकिन गालिब के बारे में हम कुछ और भी बता रहे हैं आपको जो किताबों में नहीं है। गालिब जाहिर सी बात है बड़े शायर थे, तो बहादुर शाह जफर उनके शागिर्द थे, याद रखिएगा। हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के उस्ताद कौन? मिर्जा गालिब। ये बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी बादशाह का उस्ताद होना। गालिब बहुत ही मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, जरीफाना तबीयत के मालिक थे, हंसी मजाक वाली तबीयत थी उनकी। उनको कहा जाता है हैवाने जरीफ। हाली ने कहा था, हाली उनके शागिर्द हैं, उन्होंने कहा था गालिब को हैवाने जरीफ, ऐसा हैवान जो हमेशा हंसता हुआ रहे। तो गालिब हंसते मुस्कुराते थे। गालिब के एक भाई थे जो दिमाग से थोड़े कमजोर थे। जब गदर का 1857 की लड़ाई हुई, सब लोग तो अंग्रेजों की डर से भाग रहे थे, उसमें उनका भाई कहाँ निकल गया, जिंदा बचा भी या मर गया, आज तक किसी को पता नहीं चला। गालिब कब पैदा हुए? 1797 को। इंतकाल कब हुआ? वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग। उमराव बेगम कौन है? अहलिया। भाभी से मतलब नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद ये नसरुल्लाह बेग कौन है? कितने साल की उम्र में यतीम हुए? गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? इंतकाल कहाँ हुआ? गालिब ने किसकी पोती से शादी किया? बख्श। एक आदमी बख्श याद कर लीजिए, एक आदमी इलाही याद कर लीजिए। अल्लाह को कहते हैं इलाही। इलाही ये चमन आबाद रखना, क़ज़ा की कैद से आजाद रखना। तो इलाही मतलब खुदा। तो इलाही बख्श, जिसको अल्लाह बख्श दे। अल्लाह बख्श नाम सुनते हैं ना, तो अल्लाह बख्श नाम का इलाही बख्श। गालिब की 2 किताबें आपके नजदीक है, जो पढ़ेंगे ना
इन्हीं दोनों किताबों से लिया गया है। वो उदय हिंदी उर्दू मोल्ला उनके खतों का मजमुआ है, याद रखिएगा। उनके किस चीज का मजमुआ है? गालिब ने 900 खतूत लिखे हैं, अकेले 900 खतूत लिखे हैं, और वो सारे खतूत महफूज हैं। ये मकतूब निगारी क्या होती है, ये आप लोगों को पढ़ना है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, इसलिए जान लीजिएगा मकतूब निगारी क्या है, क्योंकि कॉमन है। मकतूब निगारी किसको कहते हैं? खत किसको कहते हैं? खत कहते हैं आधी मुलाकात को। खत आधी मुलाकात। खत आधी मुलाकात कैसे है? तो खत आधी मुलाकात इसलिए है कि मैंने खत लिखा, तो उसमें किसकी बात करेंगे हम? अपनी बात करेंगे। सामने वाले को हम जान रहे हैं क्या कि वो आदमी किस हाल में है? सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं ना कि मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं, अगले खत में आप बताइएगा, होगा ना। ये खत वहां पहुंचा, इस खत में कितने आदमी हैं? एक। बात किसकी हो रही है? अकेली। जज्बात एक ही आदमी के आ रहे हैं। ये खत जिसको मिला उसने पढ़ा, उसने जब जवाब दिया तो वो सिर्फ अपना जवाब देगा। हम अगर दो आदमी सामने रहे तो हम सवाल किया, आपने जवाब दिया, मुलाकात पूरी हो गई ना। हमने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो पटना जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा सवाल हुआ, जवाब मिलेगा ना, मुकम्मल मुलाकात हो गई। लेकिन वहां अगर हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है? जवाब 1 महीने के बाद आएगा कि पटना, आपके खत आने से पहले हम पटना से घूम के आ चुके थे, होगा ना। तो खत को इसीलिए आधी मुलाकात कहते हैं। खतों का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? हमारे यहाँ शेर शाह सूरी एक बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने हुमायूं को हराया था। शेर शाह से पहले का जो रिवाज था वो ये था कि लोग या तो कुछ खास लोग को रखते थे, वो खास लोग खत को पहुंचाया करते थे, और ये बड़े लोग रखते थे, जैसे राजा महाराजा लोग जो होते हैं ना, उनका एक ये होता था जिसको एलची कहते हैं, हाँ, कासिद। खत दिया जाता था, कहते थे फलाने जगह के राजा को दिया। जाहिर सी बात है बड़े आदमी को ही खत मिलता था, कोई छोटे आदमी को कौन जानेगा। उसके बाद बहुत सारे तरीके बदलते गए। एक तरीका ये भी आया था कि लोगों ने कबूतर पालना शुरू किया था, कबूतर के जरिए खत भेजा जाता था। अब सवाल यह है कि वो कबूतर कोई इंसान तो है नहीं, वो कोई डाकिया है क्या कि उसमें पता होता लिख के रख दिया कि जाए, उस पर कबूतर पर कह दिया जाए कि जो जाओ तुम फलाने के यहाँ, क्या वो पहुंचेगा? उस कबूतर को खास किसी के लिए रखा जाता था। जैसे मुफस्सिर के घर पे भेजना है तो पहले कबूतर को 2-3 बार अपने हाथ में पकड़ के इसके घर हम पहुंचाते, दिखाते यही घर है, 2-3 बार, और उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती, तब उस कबूतर के पांव में रख देते और वो कबूतर मुफस्सिर के घर पे जाता तो सब आदमी उस कबूतर को पकड़ भी नहीं पाता, जो ट्रेनिंग दिए हुए होता वही पकड़ता। वहां भी एक आदमी लेके गया था ना, अरे हम गए थे ना मुफस्सिर के पास, तो कबूतर की जान पहचान मुफस्सिर से करवा दिए थे हम, 2-3 बार मुफस्सिर के हाथ में दिए थे। कबूतर जान गया कि वो यही अच्छा आदमी है, ठीक है। तो अगले दिन अगर कहीं खत लेकर आएगा तो कहाँ बैठेगा वो? मुफस्सिर के आसपास। उसके पांव का खत कौन निकालेगा? मुफस्सिर। कोई दूसरा अगर कहीं गया तो उड़ जाएगा वो। ये बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती थी, कभी कभी खत नहीं पहुंचता था। आज भी इसका काम चीन कर रहा है। हाँ, आज भी इसका काम चीन कर रहा है, काम चीन कर रहा है। चलिए, तो ये सब हुआ। शेर शाह सूरी के जमाने में खत का एक सिस्टम आया, उन्होंने पूरा एक शोभा बना दिया, जो शोभा आप देख रहे हैं ना, डाक खाना हुआ या वाया हुआ, हेड पोस्ट ऑफिस हुआ, ये सब शुरुआत शेर शाह सूरी के जमाने से हुई है। ठीक है, समझ गए? आगरा में कौन पैदा हुए थे? मिर्जा गालिब। अच्छा, एक चीज छूट गया, मिर्जा गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिजरत करके आए थे? वो सब हिंदुस्तानी नहीं थे, बाहर से आए थे। तो याद रखिए, ईरान से हिजरत करके आए थे। कहाँ से हिजरत करके आए थे? ईरान से। याद रहेगा? बस यही, बाकी सब। शाह साहब को गालिब नातमा का सलाम पहुंचे। खत किसको लिख रहे हैं? सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम।
सैयद साहब हैं, इसलिए सैयद साहब को सलाम किस तरह कह रहे हैं कि शाह साहब को गालिब नातमा का सलाम पहुंचे, भाई मेरा क्या हाल पूछते हो। अरे बहुत अच्छा लगेगा, गालिब साहब क्या क्या खाते हैं ना पता चलेगा, देखिएगा और बड़ी हंसी आएगी आपको। भाई मेरा क्या पूछते हो, जिंदा हूं मगर मुर्दे से बदतर। ऐसा लग रहा है ना जिससे बात कर रहे हैं। हवादिसे जमाना यानी दुनिया के जो हादसात हैं, दुनिया में जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं वो, और अवारिज़े जिस्मी और बदन की जो बीमारियां हैं उससे नीम जा हो रहा हूं, यानी आधा हो रहा हूं। यानी दुनिया हम पर जुल्म कर रही है और ऊपर से उम्र भी ज्यादा हो गई है, तो बीमारियां बहुत तरह की लगी हुई हैं, जिसकी वजह से मैं क्या हूं, आधी जान होकर रह गया हूं। ग़िज़ा की हकीकत यह है, देखिए क्या खाना खाता हूं ये बता रहे हैं। ग़िज़ा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का शीरा, सुबह को क्या लेते हैं 8-10 बादाम का शीरा, दोपहर को सैर भर गोश्त का पानी। हाँ, शुरुआ नहीं होता, ये शोरबा होता है। 2 घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब और बस, कहते हैं बस हो गया। निस्याने हद से गुजर चुका हूँ। निस्यान कहते हैं भूलने की बीमारी। जिस इंसान को भूलने की बीमारी होती है, हाथ में रखा हुआ है, ढूंढ रहा है पूरे में, कहाँ रख दिया, दिमाग खराब क्यों हुआ है, एक ही मार कर है, बताओ तो। अभी तो यही रखे थे, अभी कहाँ रख दिया, पूरे में खोज लिया, पता चला हाथ में। होता है कि नहीं होता है, इसी को निस्यान कहते हैं। आप देखिए खत्मा कलाम, यानी कोई आदमी जो अपनी गजल भेजता है, गजल कलाम, तो खत भी भेजता है कि मैं ये खत भेज रहा हूँ, खत में उसकी गजल होती है कि इसको गालिब साहब ठीक कर दीजिएगा। तो ये कह रहे हैं कि खत उस कलाम के साथ ये बक्से में मैं डाल देता हूँ या किताब के अंदर रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। खत लिया, किताब के अंदर डाल दिया, आप कौन सी किताब के अंदर डाला पते नहीं है, बक्सा में डाला पते नहीं है, भूल गए। और जिसने खत भेजा था या इस्लाह के लिए कोई चीज भेजी थी, वो बेचारा इंतजार करता रहता है। तो ये कहते हैं कि ऐसी हालत में अगर खत का जवाब या इस्लाही गजल देर में पहुंचे तो शिकायत न किया करो। इस्लाही गजल, किसी ने गजल लिखी और भेज दिया इस्लाह करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसको जब ठीक कर दिया जाएगा उसी को कहा जाएगा इस्लाही गजल। आप देखिए आगे कहते हैं, मुझे जिंदा समझते हो जो ताजा कलाम की फरमाइश करते हो, गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिखकर भेज देता है। 100 रुपए जो तुमने भेजे वो मुझे मिले। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, मैं यूं ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ। जब चाहो अपना कलाम भेजो, तुम्हारी तीनों गजलें बादे इस्लाह भेजता हूँ। चश्मे बददूर, तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फन के है, अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे, निजात का तालिब गालिब।